हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और एक फास्ट रिवीजन की तरह इसको लेते हैं और अच्छे से समझते जाते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब किसी एक निश्चित डिस्टेंस पे वो जो है इस तरह से जब गोल गोल चक्कर लगाता है यानी सर्कुलर मोशन करता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्स लगता है सेंटर की तरफ में, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर की तरफ में लग रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे फिर भी वही दूरी, यहाँ से देखेंगे फिर भी वही दूरी, मतलब हर तरफ से इसका जो मतलब डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डी, और यहाँ पे कभी कभी कॉस थीटा भी ले देते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वहाँ पे वर्क होगा। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए किसी दीवार पे आप कितना भी ताकत लगाते रहिए, उसको धक्का देते रहिए, लेकिन अगर वो दीवार अपने जगह से नहीं हिल रही तो हम क्या बोलेंगे कि आपने कोई काम किया ही नहीं है। ठीक इसी तरह से मैंने ये भी बताया था, अगर आपने अपने सिर पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके खड़े हुए हैं और आप वहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी गति नहीं कर रहे हैं, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आप फिर भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको लगे कि हम तो कर रहे हैं, हम अपने सिर पे मतलब इतना वजन उठाए हुए हैं, तो ये तो काम तो है, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा फिजिक्स होता है इस बात को वो काम नहीं मानता है। अगर आप में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी वो बोलेगा आपने कार्य किया है, अदरवाइज आपने कोई भी काम नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी या फिर इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल देते हैं, और हमारा मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एनर्जी जो है, जब भी मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ये ग्राउंड पे उसको गिराया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब बॉडी फ्रीली फॉल किया जाता है अर्थ के साइड में, अर्थ के तरफ में मतलब नीचे, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था कि किस तरह से ये कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का क्या मतलब, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया बताया था, जो हमारा देखिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, mgh, यानी ये कहीं ना कहीं हाइट पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ध्यान देना, ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जैसे जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो बॉल रुकेगी, कहीं ना कहीं रुकेगी। रुकती क्यों है, अगर मान लीजिए उसका स्पीड मतलब कम नहीं होता, हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी बढ़ती तो ऑब्जेक्ट जो बॉल हम ऊपर फेंके हैं वो कभी नीचे लौट के आती ही नहीं। यानी इससे ये पता चलता है कि जब भी हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो बॉल रुकती है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जब ये मान लीजिए यहाँ पे गया तो अब इस समय इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे हाई है। हाई क्यों है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और ये जो है हाइट पे है, तो हाइट पे डिपेंड करती है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाके बॉल रुक चुकी है। बस भले ही वो हाफ सेकेंड के लिए रुके, मतलब बहुत ही चंद सेकेंड के लिए रुकती है, लेकिन फ्रेंड रुकती तो है ना। तो एक ना एक समय पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन जब यही बॉल अब नीचे के साइड में आएगी, धरती के तरफ में आएगी, तब क्या होगा, तब इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जब स्पीड मतलब जाके बॉल ऊपर रुकेगा तो फिर जब आएगा वो बहुत ही फास्ट स्पीड से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी नीचे आते समय, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते समय। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अभी इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया, तो आप इसको समझ जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम किसी बॉडी मतलब किसी भी बॉडी को फ्री फॉल करेंगे, यानी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब वो जमीन की तरफ में आएगी तो इसकी टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना।
अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता या काइनेटिक एनर्जी होता तो सारी कहानी चेंज हो जाती। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्क इज डन एज फास्टर रेट, यानी अगर वर्क जो है वो फास्टर रेट पे हो रहा है, यानी जो वर्क डन मतलब हम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी से कर रहे हैं, देन पावर इज मोर, नो पावर रिक्वायर्ड, पावर इज लेस, इन्फिनिटी पावर इज रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे मतलब पावर के रिलेशन में हमको ये वर्क डन को बताना है। तो मैंने आपको बताया था P इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क डन बाई टी यानी टाइम। तो मतलब किसी भी काम को हम कितने समय में कर पा रहे हैं ये हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इज फास्टर, अगर वर्क जो है फास्टर है तो यहाँ से ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारा जो पावर होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर वर्क डन फास्टर होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम में ताकत ज़्यादा है, हम में शक्ति ज़्यादा है, हम में पावर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पावर इज मोर। क्या हो जाएगा, पावर इज मोर। अब जैसे मान लीजिए आप हो और आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप दोनों लोगों को कोई काम दे दिया गया तो आप जो है उसी काम को 30 मिनट में कर रहे हैं और आपके फ्रेंड जो है 60 मिनट में कर रहे हैं, सेम काम है लेकिन ये तो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ना। तो देखिए अगर ये टाइम मतलब ज़्यादा लेंगे तो पावर क्या होगी, पावर होगी कम। यानी अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं किसी काम में तो जाहिर सी बात है आपकी पावर कम है, लेकिन आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर वर्क डन ज़्यादा है, फास्टर रेट पे हम काम कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, मोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारे अर्थ के अराउंड में जो मून है वो क्या कर रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारे अर्थ और मून के बीच में, वहाँ पे उसका वर्क डन क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हो गया मून, और अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो है इसके अराउंड जो है चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या होगा, ये जब इस तरह से चक्कर लगाएगा तो ऐसे लगाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जहाँ से चला वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी वो भी क्या लगेगी, जीरो। अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था ना, वहाँ पे क्या था, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो सेम वही केस है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था उसी तरह से यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो। वर्क डन बाय अ बॉडी इज, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन होता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क डन होता है मैंने आपको बताया भी था, ये जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको बताया था, एक बार क्या होता है यहाँ पे, मतलब 180 डिग्री का यहाँ पे देखिए ये होता है ना हमारा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी यहाँ पे इसके थीटा पे ये डिपेंड करता है। तो जब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होता है, तो जब ये यहाँ पे मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, और ये जो 180 कोण यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे, कॉस 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। मैंने आपको वहाँ पे वैल्यू भी बताई हुई थी, जो भी हमको यहाँ पे काम लगता है तो उसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर हमारा काम जो है इस तरह से, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब भी यहाँ पे होगा तब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मान लीजिए हमारा जो वर्क डन है, मतलब इसी साइड में डिस्प्लेसमेंट भी है, इसी साइड में हम फोर्स भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है। तो यहाँ पे जब जो हमारा थीटा है वो जीरो हो गया तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, थीटा के स्थान पे जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इस तरह से जब भी देखिए, जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इसमें फोर्स भी इधर और जो है डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स इस साइड, यानी दोनों अपोजिट साइड में हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। और जब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी फोर्स इस साइड या डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से हमारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 1 वॉट सेकेंड। 1 वॉट सेकेंड इक्वल टू क्या? तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी। तो यहां से देखिए पावर की वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है वॉट, इसकी क्या होती है सेकेंड, और वर्क डन की फिर यहां से क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ये मतलब टी जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी वॉट सेकेंड बराबर ये जो हमारा डब्ल्यू यानी वर्क है ये वॉट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वॉट सेकेंड को ही मतलब हमारा जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या है, जूल होती है। तो यहाँ पे 1 वॉट सेकेंड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 जूल। वैसे तो अगर यहाँ पे केवल वॉट सेकेंड होता तो हम क्या बोल देते, ये मतलब जूल के इक्वल है। अगर यहाँ पे 1 दे दिया यानी यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है उसकी मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। तो बस इसी तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क इज सेड टू बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो है वर्क हुआ है। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना साइंटिफिकली। वैसे तो अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमको तो अगर हम दीवार पे धक्का भी लगाएंगे ना तो भी हमको लगेगा कि नहीं यार हमारी तो एनर्जी खर्च हुई है, हम अपना पावर लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्क डन हुआ है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए, फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो फिजिक्स हमारी बहुत ही निर्दयी है। वो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो बोलेगी आपने कुछ भी काम नहीं किया। गलत बात है ना। तो देखिए मनीष पुल्स द ट्रॉली फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस। मनीष एक ट्रॉली को खींच रहा है और उसको खींच के मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे लेके आता है। मीरा स्टडीज फॉर हर एग्जाम। मीरा जो है अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रही है। मनोज पुशेस द वॉल विथ नो चेंज इन पोजीशन। वॉल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अभी इस तरह से है ये, तो ये दीवार को धक्का लगा रहा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे दीवार मतलब डिस्प्लेस नहीं हुई, जहाँ है वहीं है। मीरा पुश द वॉल विथ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ वॉल, यानी यहाँ पे मीरा जो है, नहीं ये पुशेस नहीं पुल्स है, यानी मीरा जो है वो खींच रही है, लेकिन यहाँ पे नो चेंज है। तो देखिए फ्रेंड्स जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे मीरा स्टडीज फॉर हर एग्जाम। अगर आप अपने आप को ले लीजिए, तो आप अगर एग्जाम की स्टडी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं घूम घूम के कर रहे हो सकता भाई मतलब करते भी होंगे, हो सकता है आप लोग थोड़ा चल चल के करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए वो अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर ही, तो यहाँ पे वो मतलब ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा, तो यहाँ भी हम क्या मारेंगे कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रही है, तो ये भी 0। तो यहाँ पे हमारा सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनीष पुल्स द ट्रॉली फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जब ये इस ट्रॉली को खींच के यहाँ लेके जाएगा, कुछ डिस्टेंस कवर होगा, तो जब यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हुआ है, यानी मनीष जो ट्रॉली को पुल कर रहा, उसको खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसने काम किया है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीज व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, नेदर वन और नॉट बी, एंड एक्सपेंशन बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की, मतलब इंक्रीज होती है, तो व्हेन इट इज द स्टेट ऑफ, यहाँ पे किस स्टेट में होगी, या तो कंप्रेशन में होगी या फिर एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्प्रिंग की वो इंक्रीज होती है कब, चाहे हम स्प्रिंग को देखिए इस तरह से कोई सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्प्रिंग लगा दिए हैं, तो चाहे हम स्प्रिंग को इंक्रीज कर दें, चाहे इसको खींच के इंक्रीज कर दें, या फिर इसको कंप्रेस करके क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, दोनों ही केस में यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग का वो इंक्रीज होता है। तो इसको आप याद रखना, चाहे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें या फिर एक्सपेंस करें, चाहे उसको सिकोड़ दें या फिर फैला दें, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमेशा इसको आप याद रखना। अब देखिए व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, जब भी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डबल कर दिया जाता है तो क्या होता है, एक्सीलरेशन इज डबल्ड, मोमेंटम बिकम 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो वी पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम
जो है स्पीड को डबल कर दें, डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम। अब स्पीड को डबल यानी 2v² हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ एम 4 यानी 2 2 जा 4v², ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी जो कि पहले केवल v थी, अब जब उसको हम डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, इसको आप याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ में जो है फेंका जाता है, उछाला जाता है। इट्स वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, इसकी वेलोसिटी जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। क्या होगी, घटती जाएगी। व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या होगा व्हेन इट्स रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हम किसी भी बॉल को जो है ऊंचाई पे फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो हम बोल देते कि वो सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे हाई होगी। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगी, वो 0 होगी जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 0। आई होप फ्रेंड्स ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा। देखिए, अ स्टोन वेइंग 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हेन इट इज फ्री फॉलन 1 मीटर, इट्स टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक स्टोन है जिसका वेट 1 kg, अगर यहाँ पे 1 kg 1 किलोग्राम है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप यूनिट देखेंगे, अगर आपको ये ना समझ आए कि क्या दिया है तो आप यूनिट देखिए, यूनिट से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो केजी दिया है यानी इससे हम समझ जाएंगे ये क्या दिया है, मास दिया है। यहाँ पे क्या कितना दिया है, 1 kg, यानी m इक्वल टू 1 kg, यानी ये हमारा क्या हो गया m। ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, h है, यानी h इक्वल टू हाइट इक्वल टू क्या हो गया 4 मीटर। और यहाँ पे एबव द, अगर हम उसको ऊपर की तरफ में भेज रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन भी लगेगा। तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको तो हम अगर देखिए, अगर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे तो आप 10 मान सकते हैं, अगर बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहे तो उसमें आपको 9.8 ही मानना पड़ेगा। इसको आप याद रखना। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे हमको m मिल गया, h मिल गया, g, तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है, mgh। यहाँ पे हमको टोटल एनर्जी बतानी ना, तो देखिए यहाँ से आप, हमको mgh पता है, वेलोसिटी के बारे में कुछ बात नहीं हुई, तो हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकालेंगे तो m कितना हो जाएगा 1, g कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हाइट कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 जूल, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 40 जूल जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल एनर्जी। तो अब यहाँ पे जब भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बताया भी था कि मतलब चाहे हम ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, हमारी जो मतलब हम कितना भी यहाँ पे नीचे आ जाए ऊपर आ जाए, यहाँ पे जो हमारा टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल आ गया तो ये अब हमेशा 40 जूल ही रहेगा, चाहे यहाँ पे टोटल एनर्जी पूछे चाहे काइनेटिक पूछे, क्योंकि हमारा जो मतलब ये यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 जूल आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम कैसे होता है, जैसे देखिए ये हमारा क्लॉक है, ये इस तरह से होता है, तो आप देखेंगे वो जो पेंडुलम है ऐसे ऐसे जो है मूव करता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है काइनेटिक एनर्जी भी होता है और प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, इसमें होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो इसको भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हमारी एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट पर सेकेंड, किलोवाट आवर, जूल। तो देखिए ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg थ्रू अ हाइट 5 मीटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जी कभी कभी इस तरह से दे भी दिया जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, या फिर मतलब जी इक्वल टू 10 याद रखने में कुछ भी नहीं है, या फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता ही होता है। तो यहाँ पे मास हमारा कितना है? 50 kg। और यहाँ से हाइट यानी एच इक्वल टू हमारा क्या है? 5, और जी इक्वल टू हमको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन। यहाँ पे अगर हाइट दिया है तो कौन सा वर्क डन होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगी? mgh। तो यम हमारा कितना है? 50 kg, जी कितना है? 10, हाइट कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 25,000। क्या हो जाएगा? 25,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ये 10 की पावर 9 है, इसको याद रखना। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर क्या है? बोल रहा है कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 9 वाट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा 1 किलोवाट होता है ये कितना होता है? 10 की पावर 3 वाट। जो हमारा मेगावाट होता है ये कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट। और जो हमारा गीगावाट होता है वो कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 9 वाट। ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ इज ट्रू। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ फोर्स ऑफ एफ न्यूटन, फोर्स कितना है? एफ न्यूटन, मूव्स अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड वी, द पावर डिलीवर्ड बाय इट। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमको पावर निकालना है जो कि इसके द्वारा डिलीवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया? एफ इंटू डी बताया, डब्ल्यू इक्वल टू यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू यस। तो यहाँ पे ये हमारा यस क्या हो जाता है? स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स हमको एफ न्यूटन दिया, स्पीड कितनी दी है? वी। तो यहाँ पे वर्क डन जो यानी पावर जो डिलीवर्ड है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एफ वी। क्या हो जाएगा? एफ वी। तो इसको आप याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा ये एफ वी, एफ वी। अब देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है उससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पे, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो बहुत ही इजी है, ये हम सबको पता भी है। कंजर्वेशन यानी इसीलिए तो हम बोलते हैं कंजर्वेशन, यानी वहां पे ना उसको हम बना पा रहे हैं ना ही उसको नष्ट कर पा रहे हैं, बस उसको चेंज कर पा रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। एसआई यूनिट, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उसका हमेशा जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो इसको भी आप याद रखना। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ इक्वल वेट और केप्ट एट हाइट। तो यहाँ पे देखिए इक्वल वेट यानी यहाँ पे यम क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। एट हाइट ऑफ एच एंड 1.5 एच, ये क्या रहेगा? एच रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ दियर पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी की क्या निकालनी है? रेशियो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है? mgh। तो यहाँ पे हाइट का रेशियो दिया है तो इसको 1 ले लेते हैं, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या ले लेते हैं? mgh2। तो यहाँ से देखिए ये मतलब जी तो कट ही जाएगा, यम भी कट जाएगा क्योंकि यम क्या है? सेम है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? pe1 अपान pe2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये h अपान 1.5 h। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये h है, तो यहाँ पे h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg तो उड़ गया,
तो एच यहाँ से क्या कर देंगे, हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये जो हमारा 1.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 3/2, क्योंकि देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो 1 पे जाएगा फिर 5 पे, तो हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। और यहाँ पे जब 1/3/2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, यानी यहाँ पे H1 और H2 यानी PE1 और PE2 यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:3। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑन ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब हम किसी भी बॉडी के स्पीड को क्या करते हैं ट्रिपल कर देते हैं, यानी जैसे वो पहले v है तो उसको हम क्या कर देंगे 3v कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अभी मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाया था, जो हमारा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन v को क्या कर दिए हम 3v कर दिए। तो अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9v²। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, जब हम यहाँ से मतलब इसको करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा, ये 9 टाइम जो है ज़्यादा हो रहा। तो क्या हो जाएगा ऑन ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम, इसको आप याद रखना। स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल इन सर्कुलर पाथ, फिर से वही बात है, एक स्ट्रिंग है, क्या है एक स्ट्रिंग है और इसमें जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे वहां पे उसको एक स्ट्रिंग से मतलब टाइट कर दिया गया है और सर्कुलर पाथ पे उसको व्हर्ल कर दिया, घुमा दिया गया। वर्क डन बाय द स्टोन, फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो गया हाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा, बार बार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 9800 यानी 9800 जूल ऑफ एनर्जी वाज स्पेंट टू रेज अ मास 50 kg, द मास वाज रेज टू अ हाइट ऑफ, यहाँ पे जो है क्या दिया हमको जूल, जूल मीन्स आप समझ गए एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हाइट की बात हो रही तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी, तो ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मास जो है दिया है कितना 50 kg और यहाँ पे रेज टू अ हाइट ऑफ यानी हमसे हाइट जो है वो पूछी जा रही। तो यहाँ पे PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है 1900 और यहाँ पे 9800 और यहाँ पे m हमारा हो गया 50, g हम यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ 98 है तो अभी इसको काटने में आसानी रहेगी, यहाँ पे h ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 भी है तो यहाँ पे एक 0 जो है बढ़ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था हाइट निकालना था, तो हाइट इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको भी आप इजिली कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 16 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हमारा किसका यूनिट है मोमेंटम का, तो यानी यहाँ पे हमको क्या दिया है ये मोमेंटम यानी P। यहाँ पे मास 2 kg यानी ये हमको क्या दिया है M और हमको निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल हमको क्या पता है हाफ mv², v का तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है और हमको के ई निकालना है। अब यहाँ पे आपको पता है P इक्वल टू mv यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और मास हमको कितना दिया है 2 और यहाँ पे P यानी मोमेंटम कितना दिया है 16। तो देखिए यहाँ पे हम जो है v यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको जब कट करेंगे यहाँ पे v इक्वल कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू m जो है 2 है और v कितना है v² है यानी 8 इंटू 8 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है कट जाएगा और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 जूल। तो इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टाइप ऑफ, ये किसके टाइप्स होते हैं। तो याद रखना ये तो इजी है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी हम क्या बोलते हैं
ME यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप जो है इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे यस हमको दिया है, क्या है ये, यस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है यानी ए दिया हुआ है, 5 kg यानी यहाँ पे हमको यम दिया हुआ है। तो अब देखिए यस दिया है, यम दिया है, ए दिया है, हमको निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, एफ यस। यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट को कभी यस ले लेंगे, कभी डी ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यस हो गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर डी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमको यम और ए दिया है, यफ तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको ये पता है जो यफ इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, यफ इक्वल टू एम ए, जो कि हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम ए एस, यम कितना दिया है यहाँ पे हमको 5 kg, 5 kg, ए कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जो 25, 2 जा 50 जूल, कितना हो जाएगा 50 जूल। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 जूल। तो इसको भी फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। यानी वर्क डन को हम पॉजिटिव कह सकते हैं व्हेन, मतलब कब, व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, जब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है क्या, इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल। तो ये तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है, हम फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रखें कि हमारा जो वर्क डन हो वो पॉजिटिव हो। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मतलब उसी साइड में फोर्स भी लगाएं और उसी साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो यहाँ पे थीटा तो 0 हो जाएगा, और कास 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यानी यहाँ पे जब मतलब कोई भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, कास 0 जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब हम वर्क डन को पॉजिटिव तब कह सकते हैं जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगा तब। और यहाँ से देखिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 2 मासेस यम एंड 2 यम। यानी हमारा एक मास मतलब 2 मासेस हैं, एक की वैल्यू कितनी है यम, एक है 2 यम, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट एच। यहाँ पे वो मतलब एक सर्टेन हाइट से मतलब एक निश्चित दूरी से क्या की जाती है, ड्रॉप की जाती है। देन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो मतलब जब वो जमीन पे गिरेंगी तो यहाँ पे क्या होगा ये देखना है। तो देखिए ये जो है यहाँ से जो मतलब एक जो है यम है और एक 2 यम है, ये क्या है 2 यम, दोनों को ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ देम विल बी इक्वल, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर इज 4 टाइम देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर इज 4 टाइम देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर इज मोर देन दैट ऑफ लाइटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इस रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे यम पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है। तो अगर यम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, यानी हम क्या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, अगर यम कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा, अगर मास ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हैवी होगा मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हायर इज मोर देन दैट ऑफ लाइटर, जो लाइटर है उसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी जो हैवियर है उसकी। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रॉकेट राइजेज अप इन द एयर ड्यू टू द फोर्स जनरेटेड बाय द फ्यूल, द वर्क डन बाय द फ्यूल इज नेगेटिव वर्क and that of force of gravity is positive work, fuel is positive work and that of force of gravity is negative work, both fuel and force of gravity do positive work, both fuel and force of gravity do negative work। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम रॉकेट को क्या करते हैं एयर में राइजेज करते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ इस तरह से जो है हमारा रॉकेट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रॉकेट को राइज अप करते हैं एयर में, यानी रॉकेट जो है ऊपर के साइड में जाएगा, फोर्स भी हम किधर एग्जर्ट करेंगे
ऊपर के साइड में, यानी फोर्स, और यहाँ पे रॉकेट जो है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स भी हम ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पे फ्यूल जो मतलब फ्यूल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्क, यानी फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क एंड दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स हमेशा नीचे लगती है, यानी अगर ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगेगी तो यहाँ पे दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज निगेटिव वर्क। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क एंड दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज निगेटिव वर्क। और यहाँ पे ग्रेविटी जो होगी वो निगेटिव वर्क होगी इसकी, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज इन विच केस इज द मैक्सिमम वर्क डन। यानी किस केस में यहाँ पे वर्क डन जो है मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे 3 मीटर है, मान लो इसको मतलब थोड़ा देर के लिए हाइट मान लो। देखियो व्हेन पुश्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ये है, मतलब जब हम बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन पे गिराएंगे तो हमारा यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, ये ऐसा बोला जा रहा। व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, या फिर यहाँ पे जब हम इसको जो है वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करते हैं, या फिर व्हेन पुश ओवर स्मूथ रोलर, यानी एक स्मूथ रोलर पे इसको मतलब करते हैं। व्हेन पुश ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर इसको एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वर्क डन कब होगा। तो फ्रेंड देखिए पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, mgh। तो यहाँ पे एच यानी जहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा वहां पे हमारा वर्क डन सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी जब हम इसको वर्टिकली जो है अपवर्ड करेंगे, जब इस डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विंटर्स रबिंग ऑफ हैंड टुगेदर फॉर सम टाइम्स कॉज अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी जब हम विंटर में अपने हाथ को रगड़ते हैं तो हमको जैसे लगता है कि वहां से कुछ कुछ मतलब गर्मी सी आ रही है, हमारे हाथों के बीच में मतलब गर्मी हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, हीट कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हीट कॉज्ड बाय द मोमेंटम, हीट कॉज्ड बाय द मोशन, हीट फ्लो फ्रॉम द ब्लड टू स्किन। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई मोमेंटम, मोशन, ब्लड टू स्किन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या होता है फोर्स टू फ्रिक्शन, यानी जब हम हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखना। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 10 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्प्टेड बाय द लैंप इन अ 1 डे। यानी यहाँ पे बताना हमको जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है एक लैंप के द्वारा एक दिन में वो कितना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है एनर्जी कंजम्पशन हम क्या निकालेंगे, किस में निकालते हैं, किलोवाट पर आवर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इसी को हम बोल देते हैं यूनिट, सिंपली क्या बोल देते हैं, यूनिट। तो यहाँ पे देखिए यूनिट में दिया है ना, यानी यहाँ पे हमको इसको किलोवाट पर आवर में निकालना है, लेकिन यहाँ पे 100 वॉट दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100 अपॉन 1000। जब इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.1 किलोवाट, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना हमारा 5 आवर, और हमारा एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है, E इक्वल टू P इंटू टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे P हमारा कितना दिया हुआ है 0.1, टाइम कितना है 5, कितना हो जाएगा 0.5 किलोवाट पर आवर, या फिर इसी को क्या बोल देंगे, यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 यूनिट। क्या हो जाएगा 0.5 यूनिट। तो यूनिट का खास ख्याल रखना। तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन जिसको हम कमर्शियल यूनिट भी बोल देते हैं वो हमेशा किलोवाट पर आवर में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाई P इक्वल टू यहाँ पे 40 वॉट दिया है, यूज फॉर T इक्वल टू 25 आवर, P इक्वल टू 20 वाट बल्ब यूज फॉर T इक्वल टू 50 आवर। ये जो है यहाँ पे दिया गया है। अब बोला जा रहा है बोथ A एंड B आर ट्रू, मतलब ये दोनों सही होगा। एज एनर्जी E इन किलोवाट पर आवर इज बेस्ट रिलेटेड एट, यहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट पर आवर के मतलब अगर इसमें हमको निकालना है तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ पे 40 वाट 20 वाट ये दिया है, यानी वाट में दिया है, ये तो आवर में दिया ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है E इक्वल क्या होता है PT, क्या होता है
पीटी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे चाहे कैपिटल ले लीजिए चाहे स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल लिया है तो आप स्मॉल ले लीजिए, पीटी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको वाट दिया है, तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसको हम इजीली कर सकते हैं कि अगर ये हमको दिया है तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से बेस्ट रिलेट कर सकते हैं, पीटी अपॉन 1000। अब यहीं पे अगर इसकी वैल्यू पूछती तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पे हमसे बस रिलेशन पूछा जा रहा है कि किस तरह से इसको हमको करना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता हमारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन अ सैटेलाइट अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कुलर पाथ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही एक्सप्लेनेशन, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 0। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन विच केस वर्क इज नॉट डन, यानी बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा केस है इसमें से जिसमें वर्क डन नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है हमारा, गर्ल स्विमिंग इन अ पॉन्ड, एक गर्ल है जो कि पॉन्ड में क्या कर रही है, उसमें वो क्या कर रही, स्विम कर रही है। वाइंड मिल लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, एक वाइंड मिल है जो कि कुएं से पानी को लिफ्ट कर रहा है, पानी निकाल रहा है। अ स्टैंडिंग मैन होल्डिंग अ सूट केस इन हिज हैंड, वो मतलब एक आदमी है जो कि क्या किया है, अपने हाथ में एक सूट केस लेके क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए, अ सूट बोट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी एक जो है एक सेल बोट है जो कि विंड के डायरेक्शन में क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो आप देखेंगे यहाँ से हमसे पूछा है कहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वहां पे वर्क डन नहीं होगा। तो गर्ल जो है स्विम कर रही है, तो जाहिर सी बात है स्विम करके आगे पीछे होगी ही कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक वाइंड मिल लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर कुएं से पानी निकाल रहे तो वहां भी नीचे से ऊपर आ रहा, यानी वो वहां पर भी मतलब वर्क डन हो रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए, अगर ये लेके खड़ा है तो मैंने आपको बताया भी, आप दीवार पे धक्का लगाते रहिए, अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रही तो आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे। उसी तरह से आदमी अगर ये खड़ा, चाहे हाथ में लेके खड़ा है या सिर पे रख के खड़ा है, अगर वो खड़ा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो यहाँ पे वो कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। सेल बोट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ विंड, जिधर विंड है उधर ही वो मतलब डायरेक्शन है उसका, तो यहाँ भी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो सिंपल है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स मेरे पास क्वेश्चन बहुत है लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन के बिना हमको कोई भी चीज़ मतलब क्लियर नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्वेश्चन करना जरूरी होता है। इसलिए आप इसको जो है 2x पे चला के वीडियो को देख सकते हैं, जितना भी वीडियो हो उसको 2x पे देखिए और अच्छे से क्लियर करते जाइए। एग्जाम कैसा आएगा वो तो भगवान जी जाने, लेकिन फिर देखिए हमारा क्या काम होता है, मेहनत करना, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बस। तो देखिए इस तरह से जितना भी टॉपिक है उसका भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। मैं आपको 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करा दूंगी, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।